बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द व्यूअर्स। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट शाइस्ता शहजाद। उम्मीद करती हूं कि आपके सुबह का आगाज़ बहुत ही शानदार हुआ होगा और आप सब बखैर व आफियत होंगे। ये जो शो है या फिर आज जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है, ये खुसूसी तौर पर यंग लड़कियों के लिए है, उन ख़वातीन के लिए है जो किसी न किसी तरीके से गायनी के मसाइल का शिकार हैं, और वो तमाम सवालात या वो तमाम मसाइल जो वो फेस कर रही हैं, हम उन सवालों को यहाँ पर लिख लेते हैं और उसके बाद हम एक्सपर्ट जो भी उस शोबे के होते हैं उनके साथ इन तमाम सवालों को रख के डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे इस प्लेटफॉर्म से किसी की भी मदद हो जाए। किसी भी एक ऐसा इंसान जो किसी भी चीज़ से सफ़र कर रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई आसानी हम दे सकें। तो आज शो में मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेबल पेशा भी है, बहुत रिस्पेक्टेबल है हमारे लिए, डॉक्टर समीना हक। ये लेप्रोस्कोपिक सर्जन है नाज़रीन, इसके साथ साथ गायनोकोलॉजिस्ट हैं, और इनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो बेसिकली ओवेरियन सिस्ट के हवाले से है। इसके साथ साथ भांजपन के ऊपर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और इनकी बहुत एक्सपर्टीज़ हैं। हम अपने शो में इनका नंबर भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये लाहौर और फैसलाबाद दोनों जगह पे क्लिनिक करती हैं, वीक में डिफरेंट डेज पर। आप इनके नंबर पे इनके कांटेक्ट करके अपने तमाम मसाइल के हवाले से अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं ऑन सीरियस इश्यूज़, काइंडली अगर आपको कोई सीरियस मसला है तो आप इनसे कनेक्ट ज़रूर कीजिएगा। अदरवाइज़ कैजुअल सवालात के लिए प्लीज़ आप इनको डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। पहले मैं वेलकम कर लेती हूँ, उसके बाद हम बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका मुझे शो पे कॉल करने का। थैंक यू डॉक्टर साहिबा। जिस तरह से अभी मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि ये बहुत कॉमन हो गया और बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है, गो कि ये पेशा बहुत ही रिस्पेक्टेबल है, लेकिन हम देखते हैं कि ऐसे कुछ मसीहा, ऐसे कुछ डॉक्टर्स हैं जो शायद उतने एक्सपर्ट नहीं हैं उस लेवल के, उस एक सर्टन इशू के ऊपर। अगर हम ओवेरियन सिस्ट की बात कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, ख़ास तौर पर नौजवान लड़कियों में, शादीशुदा या फिर अर्ली एज के जो मसाइल हैं उनके अंदर हम देखते हैं कि ओवरी को ही रिमूव कर दिया जाता है। अगर वहाँ पर कोई सिस्ट है, बड़ी है या छोटी है, उसकी नोयत क्या है, वो कितनी कॉम्प्लेक्स है, इस चीज को बिल्कुल कता नजर उसको रिमूव कर दिया जाता है। सबसे पहले तो आप इस पे कमेंट कीजिएगा कि क्या ओवरी को रिमूव करना ही इस मसले का हल होता है? बेटे, ये तो आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया है। मैं एक टर्शरी ऑब्वियसली यूनिट में काम करती हूँ, और मेरे पास फिर जो प्राइमरी सेंटर्स, सेकेंडरी सेंटर्स, वहां से जो भी खराब किए हुए केसेस हैं या सर्जरी हुई भी है, शादी को काफी अरसा हो गया है, बच्चे नहीं हो रहे, तो हिस्ट्री लेने पे पता चलता है कि जी बचपन में एक सिस्ट बनी थी और वो सर्जन ने, लोकल सर्जन ने, मेल सर्जन ने उसकी सर्जरी की थी। ये एक टिपिकल हिस्ट्री है। आप किसी भी गायनोकोलॉजिस्ट को मिल लें, आपको इस तरह के केसेस बेशुमार मिलेंगे। अब होता ये है कि ये सिस्ट जो हैं, जो यंग बच्चियों में बनती हैं, ये एक फंक्शनल सिस्ट है। फंक्शनल सिस्ट हम उसको कहते हैं कि ये बनती हैं एज ए रिजल्ट ऑफ ओवेरियन फंक्शन, यानी वो फंक्शन करना चाहती है ओवरी, अंडा बाहर फेंकना चाहती है, लेकिन उसकी प्रोसेस में ये सिस्ट बनती है जो कि खतरनाक नहीं है। ये एक वो फॉलिकल है जो फट के अंडा रिलीज नहीं कर सका और उसमें पानी इकट्ठा होता जा रहा है और वो बड़ा हो गया। वो काफी बड़े हो जाते हैं, 8 से 10 सेंटीमीटर, 12 to 14 सेंटीमीटर। और फिर क्या होता है कि स्ट्रेच होने की वजह से, क्योंकि उसकी दीवारों में, उसकी वॉल्स में भी एक जाल होता है ब्लड वेसल्स का, वो स्ट्रेच होने की वजह से थोड़ा थोड़ा फट के ब्लड रिलीज करना शुरू कर देते हैं उसी फ्लूइड में। वो ऐसे लगता है कि जैसे ये तो बहुत बड़ी खून की थैली है और पता नहीं क्या है, ये कैंसर है। आप ठीक कह रही हैं कि अताई डॉक्टर, जैसे कि MBBS की डिग्री नहीं है, वैसे ही डॉक्टर बने हुए हैं, पेट खोला और पूरी की पूरी, आई एम श्योर कि वो MBBS डॉक्टर्स नहीं होंगे। लेकिन अगर MBBS डॉक्टर्स हैं तो वो हैं जो या सिफारिश से हर साल पास होते रहे, या क्लासें तो अटेंड ही नहीं की, अपनी हाजिरी लगवाते रहे किसी से। प्रॉपरली ट्रेन डॉक्टर जो है वो ये हरकत नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई प्रॉपरली ट्रेन डॉक्टर है भी, तो मैं अब कुछ क्लासेस, कुछ अपनी YouTube पे ऐसे ही सर्जन्स के लिए मैं ट्यूटोरियल्स और वीडियोस बना के डाल रही हूँ। मेरी है डॉक्टर समीना हक गायनेकोलॉजिकल सर्जिकल ट्यूटोरियल्स, तो उसमें वो काफी हेल्प करेंगे इनको। डॉक्टर देखें, जब ओवरी का टिश्यू जो है वो बहुत स्ट्रेचेबल है, जैसे आपने प्लास्टिसिन देखा होगा, आप उसको किसी भी शेप में आप उसको लंबा चौड़ा इस तरह फैला सकते हैं बारीक। तो ओवेरियन टिश्यू में जब एक अंडा तैयार होने लगता है हर महीने, तो अंडा
अंडे का साइज छोटा बड़ा नहीं होता, प्लीज याद रखें, वो एक नुक्ता, पेंसिल के नुक्ते जितना वो अंडा होता है, और उस अंडे को नेचर सेलेक्ट करती है, जिस अंडे को, उसके गिर्द एक पानी की थैली बनना शुरू होती है। वो छोटी से बड़ी होते होते 2 सेंटीमीटर की जब हो जाती है तो फिर एक हार्मोन ब्रेन से रिलीज होता है जो उसकी वॉल को कमजोर करता है, वो फटता है, पानी बाहर गिरता है, अंतड़ियों के बीच में वो अंडा किसी जगह गिर जाता है और वो एक सिग्नल दे रहा होता है, और अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमारी ट्यूबों को वो सिग्नल रीड करने की ताकत दी हुई है। वो जाती है सांप की तरह और वहां से अंतड़ियों के बीच से वो अंडा उठा के ले आती है। बिल्कुल ठीक। तो अब ये है कि अगर ये ओवरी के ऊपर सख्त झिल्ली चढ़ी हुई है तो ये या तो वो ज्यादा फैलेगा ही नहीं, वहीं रुक जाएगा, 2 सेंटीमीटर भी नहीं होगा, और फिर उसको मेंसेस काफी देर नहीं आएंगे, क्योंकि एवरी मंथ एग रिलीज होगा तो मेंसेस आएंगे उसको। और अगर एग रिलीज नहीं हो रहा, वो छोटी छोटी सिस्ट बहुत सारी थैली के नीचे बन गई है, इसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज या पीसीओ कहते हैं। लेकिन अगर उसमें से एक फॉलिकल जो है वो इस काबिल हो गया है कि बड़ा हो जाए, तो फिर जो हार्मोन ने फाड़ना था उस सिस्ट वॉल को वो असर नहीं कर रहा, थिक है सिस्ट, उसमें पानी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वो तकरीबन एक खरबूजे जितनी, तरबूज जितनी वो कभी कभी हो जाती हैं। और जो ओवरी का टिश्यू है, आप ये देखें कि उसके ऊपर एक थिन लेयर में स्ट्रेच होके फैल जाता है। ठीक है। अब अगर कोई मुस्तनद डॉक्टर है, कोई ट्रेन डॉक्टर है, तो उसको पता है कि मैंने ओवरी का टिश्यू कहाँ ढूंढना है, अंडे कहाँ पड़े हुए हैं। अगर उस सिस्ट वॉल को पंक्चर करके उसकी वॉल सिर्फ निकाली जाए कि ये दोबारा पानी इकट्ठा ना करे, तो ओवरी स्प्रिंग की तरह अपनी शेप में दोबारा आ जाए। अब इनएक्सपीरियंस सर्जन जो है या कच्चा पक्का है या है ही नहीं डॉक्टर, उसने क्या करना है कि एक बड़ा सा क्लैंप लेना, और वो एक पेडिकल होता है, यानी एक ओवरी, जैसे ये मेरे बाजू है इस तरह ये ट्यूब है, फिर ओवरी लटकी होती है, उसने यहाँ पे क्लैंप लगाना है और उस पूरे जो ओवरी ट्यूब वो सारी चीजें उसने निकाल देनी है सिस्ट के समेत। तो ये तो डॉक्टर साहब बहुत ही एक तकलीफ दे प्रोसेस के साथ साथ एक जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है वो भी इसका बहुत ज्यादा होगा। हमें इस साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो पता नहीं होता है कि नहीं होता, वो तो शायद बताएगा ही नहीं, वो तो शादी के बाद जब गायनी के पास जाएंगे, गायनेकोलॉजिस्ट के पास, तो वो डिटेक्ट करेगी कि ये एक ओवरी तो है ही नहीं। और अलमिया ये है कि फिर उसको टेस्ट के लिए भी नहीं भेजा जाता, इनको पता ही नहीं होता रिश्तेदारों को कि वो क्या था, उसकी क्या रिपोर्ट थी। और साइकोलॉजिकल अलमिया से ज्यादा बॉडी का अलमिया है, क्योंकि अंडे दोबारा नहीं बनते। अल्लाह सुब्हानो ताला बच्ची की किस्मत में जितने उसने अंडे लिखे होते हैं वो ओवरी में डाल के पैदाइश के वक्त भेज देता है। आधी ओवरी, एक ओवरी निकल गई, जो अल्लाह सुब्हानो ताला ने उसको तोहफे में अंडे दिए थे वो आधे निकल गए बॉडी से, और फिर उसको मीनोपॉज जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जब तक ओवरी में अंडे हैं उसको मेंसेस आएंगे, बच्चे होंगे। जैसे ही अंडे खत्म हुए वो बूढ़ी होनी शुरू हो जाएगी, मेंसेस खत्म हो जाएंगे, बेबी नहीं हो सकेगा, तो उसके आधे चांस ऑफ प्रेगनेंसी तो उस सर्जन ने उसी वक्त उससे ले लिए। उसके बाद ओवरी, आप हैरान होंगी सुन के कि 50-55 साल तक हमें अपनी ओवरी की जरूरत है। ये सिर्फ अंडे स्टोर नहीं करती, 45 साल की उम्र पे मैक्सिमम 48 पे अगर अंडे भी खत्म हो गए तो उसका अंडे के अलावा जो टिश्यू है वो एक औरत के लिए आबे हयात सिक्रीट करता है, जिसको हम ईस्ट्रोजन कहते हैं। Exactly. वो हार्मोन बॉडी के हर फंक्शन के लिए जरूरी है, आपको बूढ़ा होने से बचाता है, रिंकल्स बॉडी पे नहीं आएंगे, फेस फ्रेश रहेगा। वो नहीं होगा तो याददाश्त खराब हो जाएगी, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, हड्डियां टूटने लग पड़ेंगी, आपका हाजमा खराब हो जाएगा, दिल का अटैक आना शुरू हो जाएगा, लिवर काम करना छोड़ना शुरू हो जाएगा, फैट के आपके जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये आबे हयात है औरत के लिए। और अगर उसके आधी लाइफ के आपने वो प्रोविजन ही खत्म कर दी तो मैं सर पकड़ के, यकीन करें वो 2-3 मिनट मेरे लिए अलमिये के होते हैं, मैं अफसोस कर रही होती हूँ, ग्रीव कर रही होती हूँ कि ये क्यों उस सर्जन के पास गई। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहबा, ये कितना ज़रूरी है जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हमारे लड़कियों में, ख़वातीन में नॉर्मली इस हवाले से कोई अवेयरनेस होती नहीं है, इसके लिए हमें घरों से भी उस तरह से नहीं कोई सपोर्ट मिल रही होती इंफॉर्मेशन के हवाले से। तो आप क्या समझती हैं कि इनिशियली अगर चेकअप है, ज़ाहिर अल्ट्रासाउंड है, पूरा प्रोसेस है, उसके बाद जाके कहीं सर्जरी की बारी आती है, तो हमें किन किन चीज़ों को चेकलिस्ट बनानी चाहिए, उनको डबल चेक करना चाहिए और उसके बाद सर्जरी के प्रोसेस में जाना चाहिए, फाइनल डिसीजन उस वक्त लेना चाहिए?
देखो बेटे, पहले तो अलमिया तो वही है कि एजुकेशन नहीं है हमारे मुल्क में, हमें पता ही नहीं है कि हमारे अंदर क्या है, डॉक्टर क्या करने वाला है। कुछ लोग अब जो शहरों में हैं या गांव में भी जो पढ़ी लिखी बच्चियां हैं वो इंटरनेट पे सर्च कर लेती हैं, गूगल सर्च कर लेती हैं, जो बहुत अच्छी बात है। हमारे लिए वो थोड़ा सा न्यूसेंस होता है क्योंकि उल्टी पुल्टी नॉलेज हमारे साथ शेयर कर रही होती हैं और हम काफी इरिटेट होते हैं इस बात से। लेकिन एक बात खुश आइंद है कि ये एटलीस्ट दे नो के उनकी क्या बॉडी है और क्या। लेकिन बहुत से लोग तो 80%, 75 to 80% के पास तो ये प्रोविजन नहीं है, दिमाग सोच ही नहीं सकता के अंदर क्या हो रहा है और क्या होना है। उन्होंने कहा जी सिस्ट है, फट गई है तो बस निकाल दो। तो सिस्ट अगर फट के खून भी अंदर आ रहा है जो एक इमरजेंसी है, तो मैं यंग डॉक्टर्स को या जो पेरिफेरी में खिदमत दे रहे हैं, देखें ये डॉक्टर्स बड़ी खिदमत कर रहे हैं पेरिफेरी में, क्योंकि एमबीबीएस करके वो शहरों में ज्यादा कमा सकते हैं और वहाँ शहरों की आसाइश इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने बच्चों की एजुकेशन के प्रॉब्लम होते हैं, शॉपिंग नहीं कर सकते। लेकिन छोटे शहरों में रहते हुए उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि इस किस्म के गलत इकदाम उनसे ना हो जाए। या जो अताई डॉक्टर हैं उनको तो क्या ही समझाएगा बंदा कि वो क्या कर रहे हैं। अब आप ये देखें, हमारे मुल्क में कोई कानून नहीं है, नर्सों ने, दाइयों ने मेडिकल सेंटर्स खोले हुए हैं और 4th ईयर एमबीबीएस के लड़कों को बुला के वो सर्जरी करवाती हैं, क्योंकि वो औने पौने में सर्जरी करके चले जाते हैं। वो जाके थिएटर में उनको अलाउड होता है, वो जाके ऑब्जर्व करेंगे कि अपेंडिक्स कैसे निकाली जा रही है, ओवरी कैसे होती है, वो उन्होंने जाना है, चीरा देना है, और बगैर किसी नॉलेज के, बगैर किसी के, वो दाई के सेंटर पे या नर्सों के सेंटर पे या एलएचवी के सेंटर पे या मिडवाइफ के सेंटर पे, बड़े बड़े ह्यूज सेंटर्स हैं। हम शर्मा जाएं उनको देख के कि हमारे क्या सेंटर हैं और उनके क्या सेंटर हैं। कोई चेक नहीं है। उस इलाके का पॉलिटिशियन उन आपाओं से, उन दाइयों से, उन नर्सों से, उन एलएचवीओं से भत्ता लेता है और वो प्रोटेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट है ये उसकी भी जिम्मेदारी है और वो भी अकाउंटेबल है इस सारे प्रोसेस में। ये बात भी जिम्मेदारी पाकिस्तान में समझाएं बेटे, किसको जिम्मेदारी समझाएं? लेकिन हमें फिर इंडिविजुअली ही अपनी जिम्मेदारी अदा करने की जरूरत है कि एटलीस्ट चंद पैसे बचाने की खातिर हम अपनी हेल्थ के साथ नहीं खेलें। नहीं बेटे, पैसे यहाँ ज्यादा लग जाएंगे। एग्जैक्टली, बाद में को गाड़ी में डालें और सरकारी अस्पताल ले जाएं, ठीक, वहां एटलीस्ट वहां पे इसका डायग्नोसिस ठीक होगा, नुकसान कोई नहीं होगा इसका, पैसे भी कम लगेंगे। आप सरकारी अस्पताल में ऐसे तैसे करके, अगर कोई इमरजेंसी नहीं है, इमरजेंसी है, फट गई है सिस्ट, खून पड़ रहा है, बच्ची की जान का खतरा है, वो तो एक अलग स्टोरी है, ऐसे होता नहीं ज्यादातर। बस जी सिस्ट है, लाओ निकाल दो। तो ये सरकारी अस्पताल में पहुंचे। बहुत से डॉक्टर्स हैं जो गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज करते हैं। मेरे पास भी जो आके कहते हैं कि जी हम इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं उनसे पूछ लेती हूँ आप कितना देना चाहते हैं। देखें, टोटल फ्री मैं नहीं करती, क्योंकि टोटल फ्री हमारे कौम को टोटल फ्री खाने की आदत पड़ चुकी है। तो टोटल फ्री नहीं करती, लेकिन पता चल जाता है कि ये टोटल फ्री वाला अगर है तो ऑब्वियसली हम उसको साथ ज़कात भी देते हैं, दवाइयां भी देते हैं। लेकिन ज्यादातर के पास थोड़े बहुत तो पैसे होते हैं। लेकिन वहां पे सरकारी अस्पताल में अगर देखें, फर्ज करें कि मैं एक चीज की एक्सपर्ट हूँ, मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं कि जी मेरा जो खावंद है वो रेडी लगाता है किसी फ्रूट की या जो भी करता है, मेरी इतनी तनख्वाह है, तो हम उसके मुताबिक हम उसको फैसिलिटेट कर देते हैं। तो ये अंधाधुन जी डॉक्टर के पास चले गए, जी ऑपरेशन होना है, और बिल्कुल दिमाग से सोचा ही ना कि हम क्या करवाने जा रहे हैं अपनी बच्ची के लिए, इसका तो मुस्तकबिल ही खराब हो जाए। और फिर दोनों ओवरीज निकाल दी जाती हैं। इमेजिन, दोनों तरफ सिस्ट है, दोनों ओवरीज, वो बेचारी 22 साल की बच्ची बूढ़ी होने लगती है। मैं आपको एक और कहानी भी सुनाती हूँ कि एक सास कोई 15 साल की बच्ची अपने यहाँ ब्याह के ले आई, 19 साल तक उसके 3 के 4 बच्चे हो गए, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा। बजाय वो करवाने के फैमिली प्लानिंग या कुछ और, वो ले गई एक क्लिनिक पे और वहां पे उसको कहा जी एदा सब कुछ कट दो, मैं तुहानू जिन्ने पैसे कहोगे देंगी, एदा सब कुछ कट दो, कोई और बच्चा पैदा ना करे। वहां से अताई डॉक्टर आया, उसने यूट्रस, ट्यूब्स, ओवरीज 22 साल बच्ची की निकाल दी। वो मेरे पास आई जब वो 26 साल की थी, वो ऐसे लग रही थी कि वो 66 ईयर्स की। ओह माय गॉड। डॉक्टर साहिबा, फैमिली प्लानिंग के ऊपर हम एक अलग शो में बात करेंगे क्योंकि इटसेल्फ एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। लेकिन अभी जैसे कि हम फोकस कर रहे हैं ओवेरियन सिस्ट के हवाले से और अवेयरनेस दे रहे हैं अपने नाज़रीन को, तो ये बताएगा कि इसकी रीजंस
क्या इनिशियली होती हैं, आपको क्या लगता है कि इसकी क्या वजह है, किन चीज़ों को हमें थोड़ा सा कंसीडर करना चाहिए अपनी डेली लाइफस्टाइल में, ये भी हमें पता होना ज़रूरी है? बेटे ये इसलिए पता होना जरूरी है कि हम फिर उसके लिए अप्रोप्रिएट एक्शन करें। लेकिन देखें, जो हमारे मुल्क में एनवायरनमेंट है, जो हम पानी पीते हैं, जो हम मसाले खाते हैं, जो हम फ्रूट खाते हैं जिसके ऊपर केमिकल्स हैं, जो हम सब्जियां खाते हैं जिसके ऊपर केमिकल हैं, तो उसका क्या करेंगे? यहाँ तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं। देखें, ओवरी जो है वो ईस्ट्रोजन बनाती है। जब एक ईस्ट्रोजन पैदा करने वाला हार्मोन आके उसके एक रिसेप्टर के अंदर, जैसे रिसेप्टर और जो है ना हार्मोन, वो ऐसी ही स्टोरी है जैसे चाबी और ताले की है। ठीक। जहां भी वो चाबी जाके फिट होगी वहां पे वो हार्मोन जो है बॉडी में काम करना शुरू कर देगा। अब अगर ये केमिकल है, ये जाएगा, ये ओवरी के अंदर जाके उसके अंदर केमिकल चीजें पैदा करेगा, और ऐसी केमिकल्स होते हैं जिनके अंदर ये सारी सिनारियो पैदा हो जाता है। अब हम जो प्रिजर्वेटिव वाले खाने खा रहे हैं, पैकेट वाले, ज्यादातर हम टिन में से ला रहे हैं। हमें अब आदत ही नहीं है कि हम खुद बना लें कुछ। आप पैकेट्स में ला रहे हैं, पैकेट की चीजें खा रहे हैं, प्रिजर्वेटिव हैं, केमिकल हैं, टेस्ट एनहेंसर्स हैं जो टेस्ट को बढ़ाते हैं। ठीक है, मसाले हैं मुख्तलिफ कंपनियों के, जो जी टीवी के ऊपर आ रहा है जी, बड़ा आसान है खाना पकाना, सास का दिल जीत लिया। वो बीबी, तुम अपनी ओवरी का सत्यानाश कर रही हो, वो उस माँ का, उस सास की भी सत्यानाश कर रही हो जिसको तुम केमिकल के मसाले डाल के मजेदार खाना खिला रही हो। उसके बाद ये सारी चीजें हैं। फिर हम जितने भी ये मैट्स इस्तेमाल करते हैं मच्छरों को भगाने के लिए, जो स्प्रेज इस्तेमाल करते हैं घरों में खुशबू के लिए, आप सुबह उठ के खिड़कियां खोलिए, उसमें से रात भर के जो नेगेटिव चीजें हैं वो बाहर निकलें, एंटीऑक्सीडेंट्स हवा में आएंगे, वो उनसे डील करेंगे, उनको खोलें। खिड़कियां तो हमारे मुल्क में खुलती नहीं है अब। और मच्छरों के आप जालियां लगाएं, मच्छरों को अवॉइड करते हुए आप फ्रेश एयर घर में लेके आइए। और प्लीज याद रखें, सबसे अच्छा कुकिंग ऑयल या तो सरसों का तेल है, या नारियल का तेल है, या घर का बना हुआ देसी घी। प्लीज इसके अलावा जितनी मार्केटिंग ये प्रीमियम ऑयल्स की हो रही है, ये बच्चों में, लड़कों में स्पर्म्स खत्म कर रहे हैं। अच्छा। ये जितने भी पैकेट्स में है जिनमें प्रिजर्वेटिव डला हुआ है, हर वो चीज, रिफाइंड ऑयल, डबल रिफाइंड ऑयल हम अक्सर देख रहे हैं। डबल रिफाइंड जो है वो तो दिल के लिए इतना खतरनाक है। लोगों के ज़हन में है कि ये ऑयल है, ये जमता नहीं। ये इश्तिहार में एक में आता था, ये ऑयल है, ये जमता नहीं। नो, ये सबसे ज्यादा जाके चर्बी बनाता है, ये सबसे ज्यादा आपके दिल को नुकसान पहुंचाता है। प्लीज प्रीमियम डबल रिफाइंड ऑयल से दूर भागिए। अगर आपने वर्जिन ऑलिव ऑयल खाना है तो पके हुए खाने के ऊपर कच्चा ऑयल डाल के खाएं। अगर एक सर्टेन टेम्परेचर पे आप ले जाएंगे वो आम ऑयल से भी बिगड़ जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए ये चीजें याद रखिए, और अपने घरों में, अपने लाइफस्टाइल में पानी जो है वो नहरी पानी को बॉईल करें, और फिर बड़ा सा घड़ा लें, उसके अंदर पानी डालें, वो उसकी मट्टी में से खुद बहुत मिनरल्स इंसैनुएट करेंगे उस पानी में, उसको एक नेचुरल मिनरल ऑयल बना देंगे। आपकी जो बोतलें हैं वो बाहर 42 डिग्री टेम्परेचर पे सड़कों पे पड़ी होती हैं, उनमें से प्लास्टिक, पता नहीं क्या क्या उसके अंदर। फिर हमारे जो किचन वेयर्स हैं वो प्लास्टिक के बन चुके हैं, ये जाके ओवरीज में बैठते हैं, उसमें स्पर्म्स को खराब करते हैं और सत्यानाश कर देते हैं, कैंसर का वजह बनते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज की वजह बनते हैं। बड़ी बड़ी सिस जो हैं वो इसी डाइटरी और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर है। ये एक अलमिया है कि हर बच्ची के चेहरे पे बाल आ रहे हैं, हर बच्ची, क्योंकि ओवरी में एक हार्मोन जो बनता है, पहले मेल हार्मोन बनता है। आपकी चर्बी में से कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रिकर्सर होता है, उससे पहले मेल हार्मोन थोड़ी देर के लिए बनता है उस जगह से जहां से अंडे ने रिलीज होना है। अगर वो अंडा फट के रिलीज हो जाए, वही जगह जो है वो फीमेल हार्मोन बनाना शुरू कर देती है। लेकिन अंडा अगर रिलीज नहीं होता और वो पड़े रहते हैं, वो मेल हार्मोन इसलिए शुरू में जरूरी है कि वो जरूरी होता है प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव करने के लिए। अल्लाह सुब्हान तआला ने थोड़ा सा वो मेल हार्मोन शुरू में इसलिए दिया है। लेकिन अंडा अगर रिलीज नहीं होता तो वो बहुत ज्यादा मेल हार्मोन सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, और फिर वो
पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और ये चेहरे के बाल और ये सारा कुछ, और प्रेगनेंसी नहीं हो रही, हुई है तो अबॉर्शंस हो रहे हैं, ये सारा वही सिलसिला है। बिल्कुल, ये कनेक्टेड है इन सारी चीज़ों से। डॉक्टर साहबा, अगर सिस्ट होती है, पेट में दर्द होता है, या कोई भी इसके सिम्टम्स हैं जो आप हमें बताएंगी, और उसके बाद अल्ट्रासाउंड में ये चीज़ डायग्नोस हो जाती है कि इस बच्ची को, इस औरत को सिस्ट है, तो अब क्या करना है आगे? बेटी, ये $1 मिलियन क्वेश्चन आपने पूछा है। पेरेंट्स तो रिश्तेदार आ जाएंगे पहले तो, और आके तो मशवरे देने शुरू हो जाएंगे। प्लीज किसी रिश्तेदार के मशवरे पे मत जाइए। आप पेरेंट्स हैं, अबल तो किसी को बताए ना, और सीधे किसी मुस्तनद गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं। और बड़े बड़े अस्पताल में देखें, अगर वो सिस्ट फटी नहीं है तो 5-6 लोगों को दिखाने में हरज कोई नहीं है। आप जाके मशवरा कीजिए, पहले अपने लोकल डॉक्टर से पहले मशवरा करें, फिर बड़े शहर के डॉक्टर से मशवरा करें। छोटे शहरों में यूजुअली ये ओवरी शोवरी सारी निकाल देते हैं, बड़े शहरों के डॉक्टर्स फिर भी उसको तमीज से, इसको हम कहते हैं ओवेरियन इंसल्ट। ये मेडिकल इंसल्ट भी है और दूसरी इंसल्ट भी है। ये ओवेरियन इंसल्ट बेहिसाब दुनिया में चल रही है। हकीम ऐसी दवाई दे देंगे, सिस्ट भी खत्म हो जाएगी, ओवरीज भी खत्म हो जाएंगी, पीरियड खत्म ही हो जाएंगे, वो जल जाएंगी ओवरीज, क्योंकि वो कैंसर की दवाइयां देते हैं, और कैंसर की दवाइयां रैपिडली प्रोलिफरेटिंग सेल्स के ऊपर इफेक्ट करती हैं। ओवरी में क्योंकि रैपिडली प्रोलिफरेटिंग सेल्स होते हैं, सिस्ट तो खत्म हो जाती है, ओवरी भी खत्म हो जाती है, और वहां पे बच्चे भी नहीं हो सकते। और ये हमारे पास केसेस आते हैं जिनके AMH हाई हुए होते हैं, हम परेशान होते हैं कि क्या हुआ। हिस्ट्री लेने पे पता चलता है कि हकीम ने दवाई दी। प्लीज जहन में रखिए कि मुस्तनद डॉक्टर के पास जाइए, मशवरा लें उनसे, और फिर घर बैठ के सोचें आराम से। अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो बड़े अस्पताल में लेके जाएं। ओवरी की बिनाइन सिस्ट में कभी भी ओवरी निकालने की जरूरत नहीं होती। कैंसर अक्सर 35 साल की उम्र से ऊपर के लोगों को होता है, ये कैंसर नहीं है। ओवेरियन सिस्ट हमेशा फंक्शनल और बिनाइन और नॉन कैंसर होती है, ये कैंसर नहीं है। इसको इतनी जल्दी किसी भी अताई डॉक्टर से मत निकलवाइए, घर में बैठ के सोचिए, क्योंकि इसके बहुत दूर रस नताइज होंगे आपकी बेटी के लिए। और डॉक्टर साहबा, जिस तरह से एक गलत उलाम भी है, ये चीज़ हमारे मुआशरे में बहुत जल्दी प्रिवेल भी कर जाती है कि अगर कोई सिस्ट बॉडी के किसी भी पार्ट पर है, वो ज़्यादा देर तक वहाँ पर रहती है तो वो कैंसर बन जाती है। अब ये मिथ है या फिर रियलिटी से इसका कोई ताल्लुक है, या फिर ओवरी की हद तक ये चीज़ यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है? ये चीज़ भी आप हमें क्लेरिफाई कीजिएगा ज़रा। नहीं, देखिए, ये ओवरी की सिस्ट तो फंक्शनल सिस्ट है। अगर वो 38 साल के या 40 साल के बाद है तो फिर भी अल्ट्रासाउंड पे वो पता चल जाता है कि ये खतरनाक है, ये फंक्शनल है, क्योंकि ओवरी 50 साल तक फंक्शनल हो सकती है, वो फंक्शनल सिस्ट बनाती चली जाती है। तो अगर अच्छे डॉक्टर से, अच्छे अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट से आप करें, वो उसी वक्त बता देगा कि ये उसे क्या लग रहा है, कैंसर है या नहीं है। उसके बाद खून के कुछ टेस्टों में आ जाता है कि ये ओवेरियन कैंसर है या बिनाइन है। उसके बाद हम थोड़ा सा फ्लूइड लेके कई दफा भेज देते हैं, कई दफा हम ओवेरियन सिस्ट की वॉल को निकाल के भेज देते हैं। कई दफा हमारे पास पेशेंट्स आती हैं, बड़ी बड़ी सिस्ट हैं, 40 साल की उम्र पे शादी हुई है, शादी को अभी चंद माह हुए हैं, हम उसकी ओवरी नहीं निकाल सकते। हमने तो उसको पहले टेस्ट करना है, हमने 100 दफा ठोंक बजा के देखना है कि इस खातून को अब बच्चे चाहिए, हम इसकी ओवरी कैसे निकाल सकते हैं। और ये आपकी बात ठीक है कि अगर एक चीज को आप इग्नोर करते रहे, फॉर एग्जांपल थायराइड में नोड्यूल है, आप उसको 10-20 साल तक इग्नोर करते रहे हैं, वो वहां तो कैंसर बनेगा। तो इसलिए इसको आप हर चीज को एक यूनिवर्सल लॉ के तहत नहीं आप डील कर सकते। हर ऑर्गन की, हर चीज की अपनी एक स्टोरी है, अपनी ही मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी है। आप ये नहीं कह सकते कि किसी भी जगह बॉडी में कुछ भी हो वो कैंसर बनता है, ऐसा नहीं। लाइपोमा स्किन के नीचे बिनाइन ट्यूमर है, वो साल साल पड़े रहते हैं, हमें पता है ये लाइपोमा है। ब्रेस्ट में एक फाइब्रोएडिनोमा है, वो हमें पता है कि वो फाइब्रोएडिनोमा है, हम उसको नहीं निकालते, वो पड़ा रहता है एंड तक। बिल्कुल ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब जिस तरह से फरमा रही हैं कि हमें पहले 10 बार 100 बार सोचना है, उसके टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं, प्रॉपर इस प्रोसेस से गुजरने के बाद
جو ایک سیٹ پروسیسر ہے, جو پروسیجر ہے, اس کو فالو کیے بغیر خدارہ آپ سرجری میں نہ جائیں, کیونکہ یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. اور پھر جیسے ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی ہیں کہ اس کے لانگ ٹرم اثرات ہیں, یہ نہیں کہ بس آپ نے اووری نکلوا دی, سسٹ نکلوا دی تو کہانی ختم. اس کے بعد جو آپ نے مسائل فیس کرنے ہیں نا ود دا پیسج آف ٹائم, جیسے جیسے آپ کی ایج بڑھے گی, تو ڈاکٹر صاحبہ ایج بڑھنے کے ساتھ ساتھ اووری کے نہ ہونے سے, سسٹ نکالنے کے چکر میں اووری جب ریموو کی, تو وہ کون سے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں جو خواتین کو فیس کرنے پڑتے ہیں, تھوڑا سا ہم وہ بھی گائیڈ کر دیتے ہیں. بیٹے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بڑھاپا جلدی آ جائے گا. اوویرین ہارمون ایسٹروجن ہوتا ہے, وہ آب حیات ہے عورت کے لیے, اس کی ہر چیز اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. انتڑی میں سے کیلشیم ایبزارب کرنا, کیلشیم کو ہڈیوں میں ڈالنا, دل کو پروٹیکٹ کرنا, آپ کے کولیسٹرول کو نیچے رکھنا, حافظہ ٹھیک رکھنا, نیند لانا, سیکشل ڈیزائر رکھنا, جھریوں سے بچانا, آپ تو ڈیپینڈنٹ ہی اس ہارمون کے اوپر ہیں. اچھا. تو پھر دیکھیں نا, اگر ایک اووری نکال دی تو آپ کا تب مینوپاز جلدی آ جائے گا نا, 40 سے نیچے آ جائے گا. تو آپ پھر بغیر ایسٹروجن کے آپ رہیں گی, یا تو پھر اتنی تو سینس ہے نہیں ہماری عورتوں میں کہ وہ جائیں اور ان کو کہیں کہ جی میرا مینوپاز جلدی آ گیا, مجھے ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی HRT دیں. یہ تو کسی کو آج تک, پڑھی لکھی عورتیں نہیں جاتی ہیں HRT لینے کے لیے, جو کہ جانا چاہیے, ان کی زندگی آسان ہو جائے, لیکن وہ ایک جوڑا فالتو خرید لیں گی, اپنی صحت پہ نہیں لگائیں گی. لیکن اس کی وجہ ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی تو ہے نا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ ہم نے جو سنا ہے بڑے بوڑھوں سے بھی, جو ہماری ایک فیملی میں ایک چیز چلتی آ رہی ہے, آپ اس کو روایت بھی کہہ سکتے ہیں, کہ معاشرے میں یہ ہے کہ اگر مینوپاز آ گیا تو بس یہ تو آنا ہی ہے, اللہ کی مرضی ہے, یہ تو ہونا ہی ہے, اس کے اوپر ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم تو یہی سنتے ہیں نا. دیکھو بیٹے, ڈائبٹیز بھی تو اللہ کی مرضی سے آتی ہے نا, اور وہ پینکریاز انسولین نہیں بنا رہا تو ڈائبٹیز آ رہی ہے. اس کی انسولین تو آپ لگاتے ہیں, پھر اللہ کی مرضی پہ چھوڑ دیں, انسولین کیوں لگا رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک. وہ بھی تو آپ کو ریپلیسمنٹ تھراپی آپ دے رہے ہیں نا, کہ ایک آرگن کام نہیں کر رہا, آپ ریپلیسمنٹ تھراپی دے رہے ہیں. یہی بات تو ماننے کو ہم تیار ہی نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ. سب سے بڑا اب ہمارا فالٹ ہی ہے کہ ہم اس چیز کو پرابلم, بیماری, مسئلہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. خود خواتین اپنے ساتھ یہ ظلم کر رہی ہیں, یہ کوئی اور تو نہیں کر رہا. سیکنڈ ریٹ سٹیزن ہے نا, اس کی تو کسی بھی چیز کو امپورٹنس نہیں دی جاتی اس معاشرے میں. اچھا, ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر فرض کریں کسی ڈاکٹر نے سسٹ نکال دیا ہے اور وہ اینڈومیٹریوٹک یا چاکلیٹ سسٹ ہے, اور اس ڈاکٹر نے کہا کہ جی بڑا اچھا آپریشن ہو گیا, میں نے تو اووری بھی بچا لی, میں نے سب کچھ کر لیا, لیکن اس بیچارے سرجن کو, جو ینگ سرجن ہے, جو بڑے اچھے کام کر رہا ہے, لیکن دیکھیں نا اس کیس کو, اس کو ڈسکس کر کے سرجری کرنا چاہیے. وہ اینڈومیٹریوٹک سسٹ اگر ہے بڑی ساری, اور وہ لیک ہوئی بھی ہے اور ہر چیز جڑ گئی ہے, اس اینڈومیٹریوسس کو 9 مہینے ماہواری بند کر کے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. وہ پھر سے سر اٹھائے گی, وہ پھر اینڈومیٹریوٹک چاکلیٹس بنائے گی اور ٹوٹل بانج بند کر کے رکھ دے گی ایک ینگ بچی. تو یہ آفٹر ورڈ سرجری کے بعد بھی ٹریٹمنٹس جو ہیں وہ کنٹینیو رہتے ہیں چند کیسز میں. بالکل ٹھیک. تو ہمیں بہت کیئرفلی ریڈ کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ فرما رہی ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ, بہت ہی اچھی نشست رہی آپ کے ساتھ, بہت اچھی گفتگو, بہت اچھی انفارمیشن, نالج. ہم آپ کا نمبر یہاں پر اپنے ناظرین کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں گے, سو دیٹ وہ آپ سے کانٹیکٹ بھی کر سکیں, اور کوئی بھی اگر ان کا مسئلہ خواتین کا جس پہ وہ کسی اور سے ڈسکس نہیں کرنا چاہتی. یہ بھی تو مسائل ہوتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب ہمارے معاشرے کے, کہ ہم اپنے مسئلے بتانا ہی نہیں چاہتے. خواتین ایک الگ ہی قسم کے وہ فیز میں, ایک الگ قسم کے چیز میں ہوتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ شاید ہی اس میں بھی کوئی میرا ہی فالٹ ہے, میرا ہی قصور ہے. اگر میں متس ہیں, ماں سے بیٹی, بیٹی سے آگے, وہ متس ہیں جی. کھل کے خون پہ گیا, بڑے دن خون پیا, بہت اچھا ہو گیا, وچ از رانگ. میڈیکل کی روح سے 2 چاول کے کھانے کے چمچ بڑے اگر ہر مہینے بلیڈنگ ہو رہی ہے تو دیٹ از انف. کوئی بہت خون, وہ عام خون میں سے آ رہا ہوتا ہے. ان کا خیال ہے کہ یہ کہیں سے خون آتا ہے, اور اگر خون نہیں آتا تو یہ جمع ہو کے عورت موٹی ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے. موٹاپے کے بعد ماہواری بند ہوتی ہے, ماہواری بند ہونے سے موٹاپا نہیں ہوتا. پلیز یہ بھی ایک پیغام میرا پہنچ جائے. یہ بڑی آپ نے بہت ہی خوبصورت, بہت اچھی بات کی ہے, کیونکہ یہ جو چیز ہے یہ بھی بہت عام ہے. آپ ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ اگر اتنا زیادہ بلیڈنگ پروسیس رہتا ہے یہ سائیکل میں, پیریڈز کے سائیکل میں, تو یہ بھی خراب کر سکتے ہیں چیزوں کو, یہ بھی کسی ڈس فنکشن کی طرف. جی ہمارے ملک میں 80% بچیاں انیمک ہیں, خون نکلتا ہے, کچھ مچھر چوس جاتے ہیں, کچھ پیٹ کے کیڑے, اور پھر ماہواری آئے چلی جا رہی ہے, اور ماں کہہ رہی ہے کہ بہت اچھا ہوا ہے, اچھا خون پڑ گیا, بہت اچھا ہے. دس از رانگ.
وہ ویک ہوتی چلی جائے گی. اس کو ڈھونڈنے کیوں خون پڑ رہا ہے, آئندہ اس کے بانجپن میں تو نہیں کوئی پرابلم آ رہا, کوئی اس کی فرٹیلٹی, کوئی ٹیومر تو نہیں ہے, کوئی اور پرابلم تو نہیں ہے. تو ٹھیک اس ہے, لیے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. بہت ڈس شکریہ. فنکشنل بھی ہوتا ہے, کوئی ریزن بھی نہیں ہے اور ہو ہاں رہا ہے, ہاں, اس کو ہم دوائیوں سے ٹھیک کر دیتے دوائیوں ہیں. سے اس کو, لیکن اس کو اوور لک نہیں کرنا. بیسیکلی ڈاکٹر صاحبہ یہ کہہ رہے اوور ہیں کہ لک نہیں, آپ نے اس کو بالکل بالکل لائٹ نہیں لینا کہ اچھا ٹھیک ہے یہ تو نارمل ہے, یہ تو ہوتا ہے, سب کے ساتھ ہوتا ہے. آپ نے اس کو ریڈ کرنا ہے, اپنی باڈی کو ریڈ کرنا ہے, سائنز اینڈ سمٹمز جو اشارے ہماری باڈی میں دے رہی ہوتی ہیں ان کو بہت کیئرفلی ریڈ کرنا ہے. ہم خود ریڈ کریں گے تو ہم کسی کو بتائیں گے, ڈاکٹر کو بھی تبھی اگر بتائیں پین گے. ہو رہی بیٹے, جی مینسز میں اگر بہت سویئر پین ہو رہی ہے کہ آپ بستر سے بھی نہیں اٹھ سکتے اور کمر دوری ہو گئی ہے, تو وہ چاکلیٹ سسٹ ہوگی, یا اس کو اور کوئی سیریس پرابلم ہوگا, ایڈینومائیوسس ہوگا یوٹرس کا, جو کہ پھر irreversible ہو جاتا ہے ایک سٹیج پہ جا کے, وہ بچے پیدا نہیں کر سکتی. ایڈینومائیوسس آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے, اس پہ بھی کلاس لیں گے, کیونکہ ایڈینومائیوسس بھی انوائرمنٹل کیمیکلز کے ساتھ یوٹرس جو ہے وہ اتنے کی بجائے اتنا بڑا 12 سال کی بچی کا ہو رہا ہے, اور یہ بہت کامن ہوتا جا رہا ہے. اور یہ کوئی کیمیکلز ہیں, ابھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, میں ٹرائی تو کر رہی ہوں کہ میں اس کے اوپر کوئی ریسرچ کروں, بٹ آئی ڈونٹ ہیو ریسورسز ان دس کنٹری کہ میں اس کو دیکھوں کہ یہ کیوں ہمارے نظر میں آ رہا ہے سب کچھ. تو اس لیے اگر بہت شدید درد ہے مینسز میں تو اس کو اگنور نہیں کرنا کہ نہیں جی نہیں دوائی کھاؤ, گرم پین دودھ کلر ہلدی کھا والا لو. پیو. ہاں ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے نارملی, پین کلر لے لیا چلے جی ٹھیک ہے یہ تو بڑی نارمل چیز ہے, وچ از ناٹ. ڈاکٹر صاحبہ ہمیں یہ بتا رہی ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سمینہ حق, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ان کا نمبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, اور جتنی بھی چیزیں آج ہم نے ڈسکس کی ہیں یہ تو میرے لیے تو ایک بہت ہی انفارمیشن اور ایک زبردست چیز ہو گئی کہ یہ جو میڈیکل کی چیزیں ہیں نارملی ہم ان کو ڈسکس نہیں کرتے, بیکاز ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا ہمارا کیا لینا دینا ہے, ہم تو ایک نارمل لائف جی رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے, ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہماری باڈی میں ہو رہی ہوتی ہیں اور ہمیں انفارمیشن نہیں ہوتی. گوگل پہ جا کے یا پھر یوٹیوب پہ جا کے ان کو سرچ کرنے کے بجائے ہم اپنا فارغ ٹائم کن چیزوں میں گزارتے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے, انسٹاگرام دیکھ لیا, ویڈیوز دیکھ لی, ٹیوٹوریلز دیکھ لیے بلا وجہ کے, جو بالکل بھی ہمیں ہیلپ نہیں کرتے کسی بھی چیز میں. تو یہ جو ہیلتھ کے مسائل ہیں ان کو فوکس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور پاکستان جیسے ملک میں تو اس حوالے سے خواتین کی اویئرنیس کے حوالے سے ان کو نالج دینے کی بہت ضرورت ہے. اور ڈاکٹر صاحبہ بہت ہی کمنڈیبل جاب کر رہی ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ, اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دے, مزید ترقی دے, اور انشاءاللہ آپ ہمارے شوز میں زیادہ سے زیادہ موجود ہوں اس ٹاپک کو سامنے لانے کا انشاءاللہ. اور نیکسٹ جب ہمارا شو ہوگا, نیکسٹ سیٹنگ ہوگی جب ہماری, تو ہم اور بہت سی چیزیں ہیں جو انہی چیزوں سے ریلیٹڈ ہیں وہ بھی آپ کے لیے لے کر آئیں گے, تاکہ آپ کو ہیلپ ہو سکے. کہیں نہ کہیں اگر کوئی اس چیز کو فیس کر رہا ہے تو اس کی مدد کی جائے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ فار بینگ ود اس, فار بینگ دا پارٹ آف دا شو. اور اب جو بات ہوئی ہے, اب جو سب سے امپورٹنٹ چیز اس ساری کانورسیشن میں سے نکلی ہے وہ یہ نکلی ہے کہ ہمارے ڈائٹری ایشوز ہیں, ہمارے انوائرمنٹل ایشوز ہیں, ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے, اپنا لائف سٹائل چینج کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ یہ جو مسائل جن کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے, جو چھوٹی بیماری سے پھر بڑی بیماری, انٹر لنک کسی اور بیماری سے, اور پھر وہ ایسی چیز ہو جاتی ہے جو irreversible ہو جاتی ہے, تو ان سب چیزوں کو فوکس کریں. آج کے شو میں ہم نے جو گفتگو کی ہے اس سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کامنٹ کرنا چاہیں نیچے کر سکتے ہیں ہمارے شو کے, اور ڈاکٹر صاحبہ کا نمبر بھی موجود ہوگا, آپ ان سے خود بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کسی بہت ہی اچھے ٹاپک کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.